Hello, Ajay Mato this side. I hope you all are doing fine there. In the previous lecture, we discussed about digestive system, respiratory system, and we started circulatory system. In today's lecture, we'll resume the lecture that we left behind. आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट. तो देखते हैं सबसे पहले हार्ट को. यहाँ पर हार्ट आपको कुछ चौकोर शेप का नज़र आ रहा होगा. ये जो स्क्वायर शेप्ड हार्ट दिख रहा है, एक्चुअली हार्ट स्क्वायर शेप नहीं होता है. इट इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट इज़ प्रेजेंट इन लेफ्ट ऑफ योर थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी जो चेस्ट कैविटी है, जहाँ पर रिब केज प्रेजेंट है, उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. 3/4 पोर्शन इसका लेफ्ट में है, 75% लेफ्ट में, एंड 25% जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है सेंटर की तरफ. अब क्या बोल रहा है, ये स्क्वायर शेप का तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ इस शेप का होता है. लेकिन फॉर कन्वीनियंस, ताकि मैं आपको ये फ्लो चार्ट सर्कुलेशन का समझा पाऊँ, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में बनाया. कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा बनाकर नहीं आना है हम लोगों को. अब सबसे फर्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हार्ट के, ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स की. तो ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं. राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट आर्ट्रियम की अगर मैं बात करूं, तो राइट आर्ट्रियम में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. राइट आर्ट्रियम में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. और ये लेकर कौन आते हैं? ऑब्वियसली ये हमें पता है कि वीन्स लेकर आते हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वीन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, और आर्टरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड होता है, राइट. तो अब हमने क्या बात की कि ये जो राइट आर्ट्रियम है, हार्ट का ये चैम्बर जिसे मैं राइट आर्ट्रियम बोल रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स के थ्रू आएगा. और फाइनली सारी वीन्स जो कलेक्ट होंगी वो 2 जगह पर कलेक्ट होंगी, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा हमारी बॉडी से ब्लड लेकर आएगा फ्रॉम अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी. अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी जैसे कि हेड, शोल्डर, नेक. तो ये अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी है जहाँ से कौन लेकर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सुपीरियर वेना केवा. और इन्फीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड लेकर आएगा? लेग्स, पेल्विक कैविटी, राइट, एब्डोमिनल रीजन कुछ. तो वहाँ से ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर राइट आर्ट्रियम में कौन आएगा? इन्फीरियर वेना केवा. तो अब समझते हैं इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आए कहाँ पर? राइट आर्ट्रियम में. अब यहाँ से ब्लड कहाँ पहुँचेगा? राइट वेंट्रिकल में, राइट. लेकिन राइट वेंट्रिकल में ये राइट आर्ट्रियम वाला ब्लड पहुँचने से पहले एक चीज़ होगी. यहाँ पर एक क्या होगा, यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होगा. 3 आपको वी शेप दिख रहा होगा. यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट. ऐसे ही यहाँ पर भी मुझे वॉल्व दिखता है. एंड व्हाट डज इट कॉल्ड? दिस वन इज बाइकस्पिड वॉल्व, राइट. ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व. नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो ब्लड था राइट आर्ट्रियम में पहुँच गया कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल थ्रू आउट द ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व करेंगे क्या? वॉल्व्स प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड. कि हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि वॉल्व्स का क्या फंक्शन है, ये प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को.
मतलब राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ तो गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगेन जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, चैम्बर्स सिकुड़ेंगे, यहाँ पर प्रेशर जब यहाँ ज़्यादा होगा तो वापस ब्लड पीछे चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक दरवाज़ा होना चाहिए जो पीछे इस ब्लड को वापस जाने से रोके। तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकेगा कौन? ये वॉल्व्स। ठीक है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुँचा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा थ्रू पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ पर कौन से वॉल्व खुलेंगे? पल्मोनरी वॉल्व टू द पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेकर जाएगा कहाँ? लंग्स में। और यहाँ पर लंग्स में आप क्या देखते हो? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, राइट। लंग्स में क्या देखने को मिलेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है जिसे आप ध्यान रखेंगे कि भैया आपने तो बोला था कि ये जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हमें क्या है, हमने देखा कि टिश्यूज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आया, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रहा है। क्या आपने यहाँ पर गलती से आर्टरी लिख दिया है? नहीं, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखना। पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो मैंने बताया आपको आर्टरीज़ क्या कैरी करते हैं, वैसे हमने डिस्कस किया कि आर्टरीज़ कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वीन्स क्या कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वीन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको पता है, हमने पढ़ा सर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में, और लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, देन ऑक्सीजन फिल्ड विद ब्लड, दैट इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कमिंग इनटू लेफ्ट आर्टरियम ऑफ हार्ट थ्रू पल्मोनरी वीन। तो पल्मोनरी वीन की मदद से लेफ्ट आर्टरियम में कौन आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड है ये कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में ऐसे ही डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, बीच में एक वॉल्व रहेगा जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा, और उस वॉल्व को क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, ये बॉडी टिश्यूज़ में। लेकिन सबसे पहले यहाँ से एक आर्टरी निकलेगी, दैट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, जिसे क्या बोलते हैं? ऑर्टा, राइट। तो ऑर्टा इज़ लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। और एक और वॉल्व है यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें तो एक वॉल्व है यहाँ पर ऑर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जैसा यहाँ पर था पल्मोनरी वॉल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सी वॉल्व थी? पल्मोनरी वॉल्व। ऐसे ही ऑर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व है? ऑर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व है? ऑर्टिक वॉल्व। ऑर्टिक वॉल्व खुलेंगे और ऑर्टा से ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब इस ऑक्सीजन का यूज़ करेगा कौन? यूज़ करेगा इस ऑक्सीजन का? टिश्यूज़ यूज़ करेंगे। कि किस तरह से यूज़ करेंगे? वही रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद आपको देखते हो क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है, राइट। और वो एनर्जी टिश्यूज़ अपने फंक्शन में लाएंगे, जो भी फंक्शन उन्हें करना है। फिर बचेगा क्या यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाएगा फिर? अब देखो, अब शुरू हो गया ब्लू वाला पोर्शन, यानी कि जो ब्लड अभी तक ऑक्सीजनेटेड था अब क्या हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ अब क्या फिल हो चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कौन लेकर जाएगा? वीन्स। और फिर साइकिल दोबारा कंटिन्यू होगी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरियम में, फिर कौन से वाल्व खुलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेंगे, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन से वाल्व खुलेंगे? पल्मोनरी वाल्व।
और पल्मोनरी आर्टरी की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। फिर पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में। कौन सा वॉल्व खुलेगा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में? बाइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टिक वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में कौन सा वॉल्व है? ऑर्टिक वॉल्व। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज अगेन, आप देखते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच गया। तो ये था सर्कुलेशन किसका? हार्ट का, किस तरह से सर्कुलेशन होता है, राइट? ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में हमने देखा किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ह्यूमन के पास तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पंपिंग ऑर्गन भी है एंड दैट इज़ व्हाट? लॉन्ग डिस्टेंस हार्ट, राइट। लेकिन क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यहाँ पर ट्रीज़ और प्लांट्स के पास कोई हार्ट है? नहीं है। कोई पंपिंग ऑर्गन है? नहीं है। वहीं डिस्टेंस भी एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें प्लांट की तो ज़्यादा है। ट्रीज़ तो बहुत हाइट के होते हैं, 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट, लेकिन ह्यूमन की मैक्सिमम हाइट अगर आप देखो 6 फीट, 7 फीट मैक्सिमम। एवरेज हाइट तो कितनी होती है? 5.5 फुट। ओके, तो इनको क्या ट्रेवल करना है? पहली बात तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करना है? वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, फूड ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन ये वाटर, हार्मोन्स, मिनरल्स, फूड, ये सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं। प्लांट्स के पास क्या है? तो प्लांट्स के पास जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का और मिनरल्स का। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। ओके, जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? वाटर कहाँ मिलता है भाई? वाटर मिलता है ज़मीन के नीचे, और ज़मीन के नीचे इस वाटर को कौन पकड़ते हैं? रूट्स। और कहाँ तक पहुँचाते हैं? टू द लीव्स। लीव्स को वाटर की क्यों ज़रूरत है? ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर से पानी मिल रहा है और नीचे जा रहा है? नहीं ना, क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर इज़ अंडर द ग्राउंड, है ना। वाटर का सोर्स कहाँ है? नीचे है। वाटर का सोर्स कहाँ है? अंडरग्राउंड है। ओके, चलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हमें। वाटर एंड मिनरल्स। डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जब हम बात करते हैं किसकी? वाटर के ट्रांसपोर्ट की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस भी कह देते हैं सिंपल शब्दों में। ऑस्मोसिस क्या होता है? सिंपल से एग्जांपल से हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं कि वाटर का मूवमेंट होना फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। ख़त्म। वाटर का मूव करना फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑस्मोसिस। जैसे कि एक बाल्टी है, बाल्टी में मैं क्या डाल देता हूँ? कुछ किशमिश डाल देता हूँ, और उस बाल्टी में पानी भी है, फिल्ड विद वाटर। अ बकेट फिल्ड विद वाटर, उसमें मैंने क्या डाल दिए? किशमिश डाल दिए। अब कुछ देर बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये किशमिश क्या कर गए हैं? फूल गए हैं, स्वेल कर गए हैं, स्वेल अप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो किशमिश है, इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया है फ्रॉम द बकेट। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि किशमिश से बकेट में वाटर गया है, नहीं हुआ ऐसा, बल्कि हम देखते हैं कि बकेट से किशमिश में वाटर आया है। क्यों? क्योंकि सोचो ना, इस बकेट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और किशमिश में कम था। और यही मैंने बताया कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि साइकिल को ढलान में चलाने के लिए किसी भी पैडल मारने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही जाइलम ट्रांसपोर्ट के लिए किसी भी एटीपी की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की, तो फ्लोएम एक मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि लीव्स फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है किसका? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। और फूड कहाँ बनते हैं? लीव्स में। फूड कहाँ बनते हैं? लीव्स में। और लीव्स तो हर जगह है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह है।
तो फूड जो लीव्स में बन रहा है वो तो हर जगह ट्रेवल करेगा विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज प्लस वाटर, दैट इज़ मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। अब ऊपर नीचे हर जगह जा रहा है, तो इसके लिए क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट इनफ होगा? नहीं। क्या ऑस्मोसिस इनफ होगा? नहीं। ये जो डिफ्यूजन यहाँ हो रहा है क्या इनफ होगा? नहीं। यहाँ तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि जाइलम अपना ट्रांसपोर्ट करता कैसे है। जाइलम अपना ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। रूट शुरुआत की अगर हम बात करें, मान लो रूट्स कुछ प्रेशर लगाते हैं ताकि सॉइल से वाटर रूट्स तक पहुंच सके, जाइलम तक पहुंच सके। क्या कहा मैंने? रूट्स एक तरह का प्रेशर लगाते हैं, अपवर्ड प्रेशर, ताकि वाटर सॉइल से जाइलम तक पहुंच सके। जाइलम आर द टिश्यूज विच आर हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो सॉइल से वाटर किधर पहुंच सके? जाइलम तक पहुंच सके। तो ये प्रेशर कौन लगा रहा है? रूट लगा रहा है, एंड द प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं आप लोग? रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर एक्सर्टेड बाय रूट्स फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो सॉरी, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसको ट्रांसपीरेशन है। ये वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? ट्रांसपीरेशन में आप देखते हो वाटर का लॉस होता है इन वेपर फॉर्म फ्रॉम लीव्स, जिसकी वजह से एक तरह का पुल लगता है। फॉर एग्जांपल इट इज़ द जाइलम ट्यूब, और सबसे टॉप पर क्या है? ये लीव्स हैं। लीव्स से क्या लॉस हुआ? एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ। और एक बात हमेशा याद रखें, ये जो वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, राइट? तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल का ऐसे लॉस हो जाएगा एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म, तो आप देखोगे बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐसे खिंचे हुए चले जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो एक तरह का आप समझ रहे हो, एक तरह का पुल लग रहा है, एक तरह का खिंचाव लग रहा है। किस वजह से खिंचाव लग रहा है? वाटर के लॉस होने की वजह से। और इस वाटर का लॉस होना लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ वेपर, व्हाट वी कॉल इट ट्रांसपीरेशन। यानी कि ट्रांसपीरेशन की वजह से एक तरह का पुल लग रहा है। ट्रांसपीरेशन की वजह से एक तरह का पुल लग रहा है, जिसे आप क्या बोलते हो? ट्रांसपीरेशन पुल। और उसी ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से वाटर ऊपर, इतनी ऊपर फ्रॉम सॉइल या फ्रॉम जाइलम टू द लीव्स टिप ऑफ द प्लांट पहुंच पाया। तो देखो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 3-4 पॉइंट्स हम पढ़ते हैं ज़रा इसे। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम लीव्स ड्यू टू विच अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। हमने पढ़ा बाय अ पुल, और इस पुल को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल। दिस ट्रांसपीरेशन ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ा कि भाई जाइलम किस तरह से रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन की मदद से वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है टूवर्ड्स द लीव्स। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? फ्लोएम के बारे में, कि फ्लोएम जो कि मल्टी डायरेक्शनल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम किस तरह से, फ्लोएम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फ्लोएम किस तरह से, यहाँ हम देखें तो फ्लोएम किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट? देखते हैं, इसको थोड़ा सा लास्ट करके यहाँ लगाते हैं। ओके, नाउ इट इज फाइन। अब 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज सोर्स, नेक्स्ट वन इज सिंक। सोर्स क्या है और सिंक क्या है? सोर्स का मतलब वो रीजन जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीव्स में। ओके, और फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो क्या बन रहा है? हमें पता है ग्लूकोज बन रहा है। और इस ग्लूकोज का मूवमेंट किधर कराना है हमें? फ्लोएम में, क्योंकि यहाँ है फ्लोएम, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कराना है, क्योंकि फ्लोएम ही तो क्या करेगा? फ्लोएम ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा इस फूड को। तो फ्लोएम में भेजना है हमें इस ग्लूकोज को, लेकिन इसे ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं भेजा जाएगा। हमेशा ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम में
किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में होता है। ओके, अब आप सोचें कि कहाँ पर फूड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। फूड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है? सोर्स में ज़्यादा है यानी कि लीव्स में ज़्यादा है, या फ्लोएम में ज़्यादा है? तो इसको इस तरह से समझते हैं कि सोर्स यानी कि लीव्स वो मशीन है, सोर्स यानी कि लीव्स वो मशीन है जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, और फ्लोएम वो ट्रक है जो उस सामान को, जो प्रोडक्ट बन चुका है, उसको लेकर जाएगा। तो अब आप मुझे सोच कर बताइए कि उस मशीन में ज़्यादा सामान होगा, या फिर उस ट्रक में जहाँ पर प्रोडक्ट सारे लाद दिए गए हैं वहाँ ज़्यादा सामान होगा? ऑब्वियसली उस ट्रक में ज़्यादा सामान होगा रेदर देन वो जो मशीन है जो उसे प्रोड्यूस करके भेजती जा रही है। तो मशीन में तो स्टोरेज की जगह ही नहीं है ना, स्टोर कहाँ हो गया उसके बाद? उस ट्रक में। तो ट्रक में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, सोर्स में कम होगा। और मैंने बताया था आपको, जब मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाती है तो आप इसे क्या बोलते हो? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक बात, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या एटीपी यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, हमने पढ़ा था, जब हमें चढ़ाई में साइकिल चलानी होती है तो पैडल मारने की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सुक्रोज की फॉर्म में सोर्स से फ्लोएम तक क्या पहुँच जाएगा? फूड पहुँच जाएगा। अब एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल्यूट ऐड हो रहा है, कुछ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। अब ये वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। अब ये क्या हुआ है? मानकर देखते हैं यहाँ पर 2 ग्लास है, यहाँ क्या है? 2 ग्लास है, दोनों में इक्वल पानी भरा हुआ है। 2 ग्लास है और दोनों में इक्वल पानी भरा हुआ है। ये ग्लास ए, ये ग्लास बी। इसमें मैं क्या करता हूँ? कुछ शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूँ, राइट? इसमें मैं क्या करता हूँ? कुछ शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूँ। अब आप मुझे बताइए किस में पानी ज़्यादा है? आप बोलेंगे भैया दोनों में ही पानी है इक्वल, ना मैंने यहाँ से कोई पानी निकाला है ना कम किया है, तो दोनों में ही वाटर इक्वल है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों में ही इक्वल है ना? पानी दोनों में ही, मैंने तो शुगर मॉलिक्यूल ऐड किया है ना, वाटर हटाया थोड़ी है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने शुगर मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्यूट ऐड किया है, तो सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, सॉल्यूट बढ़ जाने की वजह से जो सॉल्वेंट था जिसमें घुला था ये वाटर, यानी कि वाटर, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो शुगर मॉलिक्यूल है वो शुगर मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे, कुछ शुगर मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे वाटर से, ठीक है? ठीक, मान कर चलते हैं कि जैसे 10 H2O इस ग्लास में भी है और 10 H2O इस ग्लास में भी है, A एंड B, ठीक है? तो अब ये जो 10 H2O यहाँ है, यहाँ मैंने क्या ऐड किए थे? 2 मान लो शुगर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो जब 2 शुगर मॉलिक्यूल ऐड किए तो वो तो दो किससे बाइंड कर जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएंगे, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाइंड कर चुका है अब किससे? शुगर से। तो टोटल फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने बचे? 8। इसका मतलब जब भी मैं सॉल्यूट ऐड करूँगा, ध्यान से समझना, जब भी मैं सॉल्यूट ऐड करूँगा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कम। ये समझाने के लिए इतना सब कुछ बताना ज़रूरी था। तो ऐसे ही सेम वे जब मैंने सुक्रोज यानी कि सॉल्यूट यहाँ ऐड किया है, तो सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, और इसके साथ साथ पैरेलली एक और हम देख रहे हैं क्या चल रहा है? पैरेलली एक जाइलम ट्यूब चल रही है जिसमें भर कर, जाइलम ट्यूब में क्या रहता है? वाटर रहता है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जाइलम में ज़्यादा है, और हम क्या देख रहे हैं? फ्लोएम में कम है। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। समझ आया? ओके, चलो फिर ये मूव करेगा फ्लोएम में, जो भी सैप बन रहा है। सैप किसको बोल रहे हैं? एक्चुअली वाटर प्लस ये जो सुक्रोज है, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? सैप बोल रहे हैं। अब ये क्या मूव करेगा? किधर मूव करेगा? ये मूव करेगा टुवर्ड्स द सिंक। अब दोबारा वही सवाल
कि ये जो ट्रक लेकर आया है फूड या सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है, सैप जो है सुक्रोज की फॉर्म में जो लेकर आया है, प्लस वाटर भी है इसमें, किधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? सिंक में कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि गोडाउन, सिंक को मानकर चलते हैं गोडाउन है, और फ्लोएम तो मैंने बताया था ट्रक है। अब आप सोच कर बताइए कि गोडाउन में सामान ज़्यादा होगा या ट्रक में? ऑब्वियसली गोडाउन में। तो अगेन फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें ट्रेवल कर रही हैं, फ्रॉम फ्लोएम टू सिंक ट्रेवल कर रहे हैं। तो मूवमेंट कौन सा होगा? एक्टिव, और अभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुक्रोज जाएगा सिर्फ और सिर्फ, वाटर जाएगा क्या? नहीं। तो अब क्या हुआ कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। यहाँ हमने क्या देखा था, सुक्रोज ऐड होने की वजह से सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था। तो जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो हमने क्या देखा था, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। लेकिन जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे हम क्या देख रहे हैं, कम हो गया, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। वाटर यहाँ पर इस रीजन में मानकर चलते हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो अगेन ऑस्मोसिस होगा रिवर्स डायरेक्शन में, फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम, और वाटर दोबारा जहाँ था वहीं आ गया, दैट इज़ जाइलम। और यही साइकिल अगेन 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 चलती रहेगी, और इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग सबसे पहले पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, रिमेनिंग प्रोडक्ट बचा है, उसको क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज़ एक्सक्रीशन इन सिंपल वर्ड्स। इसमें हमारी बॉडी में अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? तो फर्स्ट वन इज़ किडनीज, जो कि बीन शेप्ड ऑर्गन है, राजमा शेप्ड, विच आर कनेक्टेड विद पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फाइन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, अपने टेक्स्ट बुक्स में आप देख सकते हैं, राइट। दीज आर पेयर ऑफ किडनीज, फिर दिस पेयर ऑफ किडनीज आर कनेक्टेड विद ये क्या जा रहे हैं, यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स हैं, 2 किडनी से 2 यूरेटर निकल रहे हैं, और फिर ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर कुछ समय के लिए यूरिन स्टोर होता है, ठीक। फिर लास्ट में यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन पास आउट हो रहा है। तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन सब चीज़ों से बना हुआ है, राइट। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इन्हें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट हेयर इन किडनी, और यही क्या कर रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ब्लड में कई तरह का वेस्ट प्रेजेंट है, दैट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट। इस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? इन नेफ्रॉन्स की ज़रूरत है, और इसी ब्लड को प्यूरिफाई करने का ही कौन फंक्शन करता है? किडनीज क्या करते हैं? इस ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, राइट। चलो, होता क्या है, मान लो कि ये किडनीज़ हैं, किडनी में क्या आ रहे हैं, रीनल आर्टरी आ रहा है, और रीनल आर्टरी के पास क्या प्रेजेंट है, वेस्ट कंटेनिंग ब्लड प्रेजेंट है। रीनल आर्टरी के पास क्या है, वेस्ट कंटेनिंग ब्लड मौजूद है, राइट। रीनल आर्टरी के पास क्या है, वेस्ट कंटेनिंग ब्लड है। अब वेस्ट कंटेनिंग ब्लड है, किडनी में क्या होगा, ये किडनी फॉर एग्जांपल, तो किडनी में क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा, और ब्लड प्यूरिफाई होके रीनल वीन के थ्रू बाहर आ जाएगा, एंड देन इट गोज़ टू हार्ट, और फिर पूरी बॉडी में प्योर ब्लड जाएगा। लेकिन वो जो वेस्ट पार्ट था वो कहाँ जाएगा? वो वेस्ट पार्ट मैंने बताया, किडनीज आर कनेक्टेड विद यूरेटर्स, तो यूरेटर के थ्रू वो यूरिन कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। यही हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक सीरीज चलाई जा रही है, रीनल आर्टरी कंटेन्स वेस्ट कंटेनिंग ब्लड, गोज़ टू किडनी,
रीनल वीन के थ्रू साफ ब्लड बाहर, यूरिन यूरेटर में गया, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा. ह्यूमन्स आर यूरियोटेलिक. वाई वी कॉल ह्यूमन्स आर यूरियोटेलिक? ह्यूमन्स यूरियोटेलिक क्यों हैं? ह्यूमन्स को यूरियोटेलिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उनका जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इट इज़ इन यूरिया फॉर्म. बाकी और भी कई ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम बर्ड्स की बात करें तो दे आर यूरिकोटेलिक. क्यों? क्योंकि वो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं. लेकिन ऐसे ही हम बात करें अगर ह्यूमन की, तो ह्यूमन आर यूरियोटेलिक. क्यों? क्योंकि वो यूरिया सिक्रीट आउट कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन. अब हम बात कर रहे थे क्योंकि नेफ्रॉन्स की. नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. ये देखते हैं दिखता कैसा है. ये है पूरा स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन का, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक आर्ट्रियोल आ रही है और एक निकल रही है, जिसके चारों तरफ क्या है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल. यहाँ पर एक कुछ ऐसा मैशी सा स्ट्रक्चर है, गुचुड़ गुचुड़ सा स्ट्रक्चर है, जिसे आप क्या बोल रहे हो, ग्लोमेरुलस. ठीक है. उसके बाद ये एक सांप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. फिर यहाँ पर एक माला जा रही है, जिसे क्या बोला जाता है, हेनलीज लूप. क्या बोलते हैं, हेनलीज लूप बोलते हैं. फाइन, ओके. नेक्स्ट, फिर एक सांप जैसा स्ट्रक्चर जा रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. एंड नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ बहुत सारे डीसीटी कलेक्ट होते हैं और क्या करते हैं, यूरिन को आगे क्या बताया था मैंने, यूरेटर्स तक पहुंचाते हैं. ठीक है. तो शुरुआत से देखें, ग्लोमेरुलस, इसके चारों तरफ बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, देन इट पास ऑन टू हेनलीज लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. अब समझते हैं ये यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है. अगर मैं बात करूं यूरिन फॉर्मेशन की, तो सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो ब्लड इज़ फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस. 3 लेयर्स में यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है. 3 लेयर्स में यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ओके. इसमें साइज बेसिस पर प्लाज्मा मूव कर रहा है फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमेंस कैप्सूल. राइट, फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमेंस कैप्सूल, जिसमें आप क्या देख सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है, बोमेंस कैप्सूल जो फिल्ट्रेट बना है वो आगे टिब्यूल्स में मूव करेगा. ये तो हमें पता है कि आगे ही मूवमेंट इस तरह से चलता जा रहा है और यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल रहा हूँ, इसमें क्या हुआ कि साइज़ बेसिस पर हमें पता है कि ये जो ब्लड मूव कर रहा है, इसमें क्या है, WBC भी है, RBC भी है, प्लाज्मा भी है, ये हमने पढ़ा था, है ना. कुछ मिनरल्स भी हैं, कुछ आयंस भी हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, और वाटर भी है. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है, या वाटर हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए, है ना, ये सब तो इजीली ट्रैवल कर जाएंगे क्योंकि पोर्स बहुत छोटे हैं, छन्नी की तरह समझो इसको. तो इन लेयर्स से इजीली ट्रैवल कर जाएंगे. लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि RBCs, प्रोटीन्स, हो सकता है कुछ मेजर बड़ा साइज़ वाला वेस्ट कहाँ रह जाए, यहीं रह जाए. राइट, इस टिब्यूल के, इस आर्टरीज़ के पास. क्योंकि आप देखोगे इसके चारों तरफ ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, इसको मैं किससे बनाता, ये इसके चारों तरफ प्रॉक्सिमल, ये जो आर्ट्रियोल जा रही है जिसे इफ्रेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, इसके चारों तरफ आप देखोगे ये जो निकल रही है, ठीक है, इस तरह से इसके चारों तरफ मूव करती है. ठीक, क्या मूव कर रही है, ये है आर्ट्रियोल. ब्लड जो आया था, वेस्ट कंटेनिंग ब्लड, इसी आर्ट्रियोल की मदद से आया था और नाउ इट इज़ टेकिंग. अब ये जो फिल्ट्रेशन हुआ है, तो आप देखोगे RBCs, प्रोटीन और कुछ मेजर एरिया वाला जो वेस्ट है वो कहाँ रह गया, इस ब्लड वेसल में रह गया. और जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो इजीली पोर आउट हो सकी, जैसे वाटर, ठीक है, और कई तरह के आयंस, वो सब यहाँ आ गए. तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं कि हम देख रहे हैं कि ब्लड वेसल में कुछ वेस्ट भी रह गया है, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, या जो जिसे पूरा कंप्लीट मिलाकर रीनल टिब्यूल बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ
काम की चीज़ें भी आ गई हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में तो काम की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ब्लड वेसल में क्या आ गया है, वेस्ट भी है अभी। और रीनल टिब्यूल में अभी भी हम क्या देख रहे हैं, ये जो रीनल टिब्यूल में किसे बोल रहा हूँ, ये जो पूरा टिब्यूल जा रहा है ना, ये सांप जैसा, फिर मैंने बोला हेनलीज लूप, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग, ये पूरा इसको क्या बोल रहा है, रीनल टिब्यूल है ये। तो रीनल टिब्यूल में कई ऐसी काम की चीज़ें भी हैं जिसमें काम की चीज़ें नहीं, वेस्ट होना चाहिए भाई। ब्लड में वेस्ट नहीं होना चाहिए, रीनल टिब्यूल में काम की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? सबसे पहला फिल्ट्रेशन हमने बता दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में हुआ जो, और जो भी फिल्टर्ड आउट चीज़ें थी जिसे मैं फिल्ट्रेट बोल रहा हूँ, वो सब कहाँ आ गया, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसे बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। फिर आएगा पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की बारी। अब क्या होगा, टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब काम की चीज़ें नज़र आ रही है मुझे। सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब तो काम की चीज़ें हैं। अब ये कहाँ रह गई थी, ये रह गई थी रीनल टिब्यूल में, छूट गई थी ना, ये इस रीनल टिब्यूल में छूट गई थी। तो इस रीनल टिब्यूल में, क्योंकि नेफ्रॉन के रीनल टिब्यूल में ये छूट गई थी, तो उनको दोबारा ये रेड वाले ब्लड कैपिलरीज में भेज रहा हूँ मैं, रीअब्जॉर्ब कर रहा हूँ, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। दोबारा समझो, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे काम की चीज़ों, यूज़फुल चीज़ों को दोबारा रीअब्जॉर्ब कराना किधर, ब्लड कैपिलरीज में, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, राइट। नेक्स्ट इज सिक्रीशन। सिक्रीशन में मैंने आपको ये बोला था कि हो सकता है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज, रेड कलर की ये जो ब्लड कैपिलरीज मूव कर रही है, इसमें कुछ वेस्ट भी बचा ही था। तो वो जो यूरिया है, एक्सेस वाटर है, या कुछ वेस्ट सॉल्ट है, उनको सिक्रीट करना इस रीनल टिब्यूल में टू द कलेक्टिंग डक्ट और देन यूरेटर, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हम काम की चीज़ें ब्लड कैपिलरीज में भेज रहे हैं, और सिक्रीशन में वेस्ट वाली चीज़ें हम कहाँ भेज रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज से टिब्यूल में भेज रहे हैं, राइट। ओके, तो इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन हुआ, और यूरिन गोज टू कलेक्टिंग डक्ट, देन यूरेटर। फिर हमने बताया था यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए स्टोर्ड होगा। देन व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर फिल्स, यू फील द फुलनेस ऑफ योर स्टमक, एंड देन you go to washroom and you present urine in your urinary bladder throughout with the help of urethra, ठीक है। नेक्स्ट, कई ऐसे ह्यूमन होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें हम देखते हो ये किडनीज जो हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, एंड द रीज़न, बहुत सारे रीजंस हैं जिसके पीछे। देन जब उनका किडनी वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या उनकी बॉडी में प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो पाएगा? नहीं, उनकी बॉडी में ब्लड फिल्टर्ड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किडनी को हम क्या बोलते हैं, किडनी है हमारे पूरी बॉडी की छन्नी, जो क्या करती है, ब्लड को छानती है ना, और जो भी वेस्ट है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर बहा देती है, राइट। तो किडनी हमारे बॉडी की छन्नी है, दैट इज़ फिल्टर है, लेकिन वही ख़राब हो चुकी है, तो क्या ब्लड फ़िल्टर हो पाएगा? नहीं, ब्लड तो फ़िल्टर नहीं हो पाएगा। जब ब्लड फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है, प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है ब्लड का, तो हमें किसी आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यही होता है हीमोडायलिसिस में, जिसमें एक डायलिसिस मशीन होती है, और ये जो किडनी पेशेंट्स हैं ये जाते हैं, ठीक है, ये जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं हॉस्पिटल जहाँ पर डायलिसिस मशीन होती है। तो वीन्स में आप देखोगे यहाँ पर लगी हुई होती हैं, ठीक है, कैप्स लगाई जाती हैं, और आप देखते हो यहाँ, जिससे क्या देखते हो कि एक तरफ पेशेंट को क्या जा रहा है, एक तरफ प्योर्ड ब्लड यानी कि फ़िल्टर्ड ब्लड चढ़ाया जा रहा है वापस, और दूसरी तरफ वहीं से उसकी ब्लड से वेस्ट कंटेनिंग ब्लड निकल रहा है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज हीमोडायलिसिस, राइट। यही आर्टिफिशियल किडनीज की मदद से प्यूरिफिकेशन करना ब्लड का, इसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पर है, देन ही शुड गो थ्रू डायलिसिस वंस इन अ वीक, हर वीक, या आप देखो ट्वाइस, देखो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ट्वाइस इन अ वीक, या फिर कई ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो ट्वाइस इन अ मंथ जाते हैं, 2 बार जाते हैं 1 मंथ में। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट। अच्छा, प्लांट्स एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, ये तो हमने ह्यूमन का एक्सक्रीशन समझा।
प्लांट्स एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? तो प्लांट का जो एक्सक्रीशन है वो आपने देखा जो भी चीज़ें एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन दे एक्सक्रीट आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन के दौरान, तो रेस्पिरेशन के दौरान तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही सिक्रीट आउट करते हैं, है ना। ओके, देन ट्रांसपिरेशन में हमने देखा था, ट्रांसपिरेशन में हमने क्या देखा था, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर लीव से बाहर निकल रहा है। ओके, और नेक्स्ट इज गट्टेशन। गट्टेशन क्या होता है? गट्टेशन का मतलब होता है सर्दियों की सुबह में आप क्या देखोगे कि वाटर की ड्रॉपलेट्स लीव्स के एंड से निकल रही हैं, राइट। लीव के एंड से निकल रहे हैं, इन नॉट इन वेपर फॉर्म बट इन लिक्विड फॉर्म। सर्दियों की सुबह सुबह देखने को मिला, और वो ओस नहीं है, वो ओस नहीं है। तो फिर क्या है वो? इट इज़ द प्रोसेस बिकॉज ऑफ विच वाटर इज कमिंग आउट इन अ लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द लीफ एंडिंग, एंड दैट इज नोन एज गट्टेशन, राइट। कुछ आप देखते हो गम्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं जो ओल्ड जाइलम से निकलते हैं, इट इज़ ऑल्सो एक्सक्रीटेड पार्ट। लीव्स अगर देखते हो आप, लीव्स कई बार बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो दे कंटेन द वेस्ट पार्ट, और फिर ट्री क्या करता है, उन्हें गिरा देता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं मौजूद है प्लांट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट में एक्सक्रीशन भी नहीं होता है। तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपका लाइफ प्रोसेस का चैप्टर ख़त्म हो गया है, समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो यू कैन पोस्ट इट इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।